वेलकम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की इस क्लास में आज हमारा टॉपिक है गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू की गई थी और लॉर्ड डलहौजी जो 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत में रहा था। लॉर्ड हार्डिंग 1848 में यहाँ से अपना कार्यकाल जब पूरा करके गया तब लॉर्ड डलहौजी भारत में आया था। डलहौजी घोर साम्राज्यवादी था तथा उसने जब भी जहाँ भी संभव हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और उसकी इस विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार थॉमसन और गैरेट ने लिखा है, डलहौजी के समय कंपनी किसी भी बहाने राज्यों को हड़पने के ज्वार की एक लहर थी। यानी इसके शासनकाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बड़ी तीव्र गति से हुआ और येन केन प्रकारेण डलहौजी के द्वारा अपनी ब्रिटिश सत्ता को विस्तारित करने के सारे कार्य किए गए और कंपनी का राज्य विस्तार उसके शासनकाल में बड़ी तीव्र गति से हुआ था। डलहौजी की नीति पर चर्चा करते हुए इतिहासकार इंस ने लिखा है, उसके पूर्ववर्ती गवर्नर जनरलों ने इस सामान्य सिद्धांत का अनुसरण किया था कि जहां तक संभव हो संयोजन यानी देशी राज्यों का ब्रिटिश भारत में विलय से बचा जाए। डलहौजी ने संयोजन करने के सिद्धांत का अनुसरण न किया और जिस प्रकार से भी संभव हुआ राज्य विस्तार को उचित सिद्ध करके पूरा किया जाए, क्योंकि वो कंपनी की सत्ता का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसका संयोजन के सिद्धांत में कोई विश्वास नहीं था। अब हम बात करते हैं डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति किन कारणों से प्रभावित थी, जो निम्न प्रकार हैं। पहले भारत राजनीतिक स्थिति। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। हमारे यहाँ राजनीतिक एकता का अभाव था और ये राज्य जो थे वो आपस में सदैव ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित होकर के संघर्षरत स्थिति में रहते थे। तो ऐसी स्थिति जो थी वो डलहौजी जैसे साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के लिए अनुकूल थी और इसका पूरा लाभ उसने उठाया था। और इस समय तक भारत में राजनीतिक स्थिति जो थी उस पर कंपनी की प्रभुसत्ता स्थापित हो चुकी थी। स्थिति ये थी कि कंपनी बिना युद्ध किए जरा सी धमकी देकर अपना आदेश मनवा लेती थी। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो इस समय भारतीय देशी राज्य थे उगे हुए थी जिन्हें कर गिराया जा सकता था और डलहौजी ने इस राजनीतिक स्थिति का पूरा लाभ उठाया था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटिश भारत का क्षेत्र भारतीय राज्यों से छोटा होना। जो यहाँ पर कंपनी का सत्ता विस्तार था, अभी भी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र भारतीय राज्यों से काफी छोटा था और डलहौजी इस अनुपात को बदल देना चाहता था, क्योंकि उसकी ये मान्यता थी कि भारतीय शासक सर्वथा अयोग्य हैं और उनमें शासन करने की क्षमता नहीं है। चूंकि इस समय वो काफी कमजोर अवस्था में भी थे, इसलिए डलहौजी इस स्थिति का अनुपात को बदल देना चाहता था। तीसरा कारण था साम्राज्य विस्तार द्वारा कंपनी की आय में वृद्धि करना। डलहौजी जैसा महत्वाकांक्षी गवर्नर कंपनी की आय में वृद्धि करनी है तो भारत में कंपनी का विस्तार करना भी आवश्यक है या कंपनी के साम्राज्य को विस्तारित करना आवश्यक है ताकि कंपनी सरकार की आय में वृद्धि हो सके। और चौथा कारण है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आप जानते हैं सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुई थी और इस औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में जो उत्पादन क्षमता थी उसमें काफी वृद्धि हो गई थी। साथ ही साथ बड़े बड़े उद्योग जब लगे तो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी और इस दृष्टि से कंपनी का जैसे जैसे क्षेत्र विस्तारित होगा, भारत में जैसे जैसे विस्तार होगा तो यहाँ से कच्चा माल आसानी से इंग्लैंड पहुंचा करके वहां से तैयार माल को भारत में बेचना आसान हो जाएगा।
तो इस कारण से भी डलहौजी जो था वो भारत में कंपनी का राज्य विस्तार करना चाहता था। इसके अलावा आप देखिए जो परिस्थितियां थी वो भी उसका साथ दे रही थी, तो वो इन सभी बातों का लाभ उठा करके भारत में कंपनी के राज्य का विस्तार करना चाहता था। अब साम्राज्य विस्तार के साधन यदि हम देखें किस तरह से डलहौजी के द्वारा या कंपनी के क्षेत्र में विस्तार किया गया। सर्वप्रथम आप देखिए युद्ध द्वारा, यानी जो राज्य आसानी से कंपनी की प्रभु सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध करके, युद्ध में उन्हें पराजित करके राज्य में उनका विलय कर रही थी। दूसरा, कर्ज के बदले अथवा बकाया राशि के नाम पर, यदि आपने सहायक संधि पढ़ी थी और उस सहायक संधि में सहायता के बदले में राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी राशि देनी पड़ती थी, जो राशि निर्धारित की जाती थी, और यदि उस समय उस राज्य के पास नकद नहीं होता था तो उस आय के बराबर का क्षेत्र वो राज्य कंपनी को दिया करता था। तो दूसरे कारण में जो कर्ज यदि किसी राज्य पर बकाया हो, कर्ज किसी राज्य ने ले रखा हो या किसी पर बकाया की राशि रही हो, उसके नाम पर वो राज्य को हड़प किया करते थे। तीसरा, कुशासन का आरोप लगाकर, यानी जो भी राज्य डलहौजी हड़पना चाहता था उसमें शासन व्यवस्था सुचारू नहीं है, वहां पर कुशासन स्थापित हो चुका है, ऐसा आरोप लगाकर डलहौजी राज्य को हड़प लिया करता था। और चौथा है गोद निषेध प्रथा द्वारा, यानी जिस शासक के पास संतान जिस शासक के नहीं होती थी तो वो अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी जिसके अनुसार किसी बच्चे को गोद लेकर अपने सगे संबंधी को उसे राजा अपना उत्तराधिकारी बनाया करता था। तो इस प्रथा का निषेध या इस प्रथा को डलहौजी ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अब जरा इसके अर्थ के बारे में पढ़ें। गोद निषेध प्रथा के पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सार्वभौम सत्ता अपने अधीन तथा परतंत्र क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला सकती थी। डलहौजी के अनुसार सामान्य नागरिक द्वारा गोद लिया गया पुत्र अपने पिता की व्यक्तिगत संपत्ति का वारिस हो सकता है, किंतु इसी प्रकार से शासक द्वारा गोद लिया गया पुत्र राज्य का शासन करने का अधिकारी स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता था। यहाँ आप देखिए कितना बड़ा अंतर उसके द्वारा रखा गया था। यदि सामान्य प्रजा के द्वारा या कोई सामान्य अधिकारी है, उसका यदि कोई पैतृक वारिस नहीं होता था, ऐसी कंडीशन में वो अपने किसी सगे संबंधी का पुत्र लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी या अपना वारिस घोषित कर सकता था। लेकिन भारत के शासकों से इस प्रकार का अधिकार जो पूर्व में भी चलता था, इवन आप देखिएगा मुगल रूलर्स जो थे उन्होंने भी कभी गोद लेने की पद्धति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी, लेकिन डलहौजी द्वारा इस गोद प्रथा का या गोद लेने की प्रथा का निषेध कर दिया गया था। और भारत में जैसा भी मैंने आपको बताया था ये प्रथा नहीं थी। हिंदू समाज में प्रथा प्राचीन समय से चलती आ रही थी। स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी गोद लेने की प्रथा को स्वीकार करती रही थी, लेकिन इसके बाद आप देखिए कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब कुछ ऐसे उदाहरण जब स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस गोद लेने की प्रथा को स्वीकार किया जाता रहा था, इसके कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। 1826 से 1848 ईस्वी की अवधि में जो ये अवधि थी, 15 भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिया गया था और उन्हें वैधानिक उत्तराधिकार भी दिया गया था। यानी ये जो अवधि थी आप देखिए 22 साल तक लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कभी भी भारतीय शासकों के गोद लेने की प्रथा पर ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था
और जो भी शासक निसंतान होता था या जिस शासक के पुत्र नहीं होता था, उसका गोद लिया गया पुत्र उसका वैधानिक उत्तराधिकारी माना जाता था। फिर 1827 ईस्वी में आपको उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं दौलत राव सिंधिया, जो ग्वालियर के सिंधिया घराने के मराठा सरदार थे, की विधवा बैजाबाई द्वारा जनकोजी को गोद लिया गया था। यानी दौलत राव सिंधिया जो थे उनके कोई पुत्र नहीं था, और जब दौलत राव सिंधिया की मृत्यु हो गई तो उनकी विधवा पत्नी बैजाबाई द्वारा जनकोजी को गोद लिया गया और कंपनी द्वारा जनकोजी के उत्तराधिकार को वैधानिक मानते हुए स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद 1843 ईस्वी में जिस जनकोजी को दौलत राव सिंधिया का उत्तराधिकारी बनाया गया था, गोद लेने पर जनकोजी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जयाजी राव को गोद लिया गया था, जिसके उत्तराधिकार को भी मान्यता प्रदान की गई थी। तो आप देखिए, स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में प्राचीन समय से चली आ रही इस प्रथा को स्वीकार कर रही थी, जिसके उदाहरण भी हमारे समक्ष हैं। किंतु धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति जो थी उसमें परिवर्तन आया, एंड स्पेशली आप देखिए जब डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहा तो उसने इस ओर विशेष ध्यान दिया कि ऐसे कौन कौन से राज्यों के शासक हैं जिनके पुत्र नहीं हैं। तो उनके लिए आप देखिए खास तौर पर इस प्रथा को लागू किया गया था, ताकि उन राज्यों को हड़प करके कंपनी का साम्राज्य विस्तार किया जाए और देशी राज्यों की शक्ति के समक्ष उन्हें अधिक मजबूत बनाया जाए, ताकि देशी राज्य कंपनी राज्य के समक्ष झुकने के लिए विवश हो सकें। यहाँ पर 1848 ईस्वी तक गोद लेने के संबंध में कंपनी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं थी, यानी किस प्रकार से इस नीति को लागू किया जाना है या इस नीति को नहीं लागू किया जाना, और क्या क्या कंडीशंस रखनी है, वो सारी बातें जो होनी चाहिए थी वो अभी तक स्पष्ट नहीं थी। जहां उपरोक्त उदाहरणों में मान्यता प्रदान की गई थी, यानी गोद लेने की नीति को या प्रथा को स्वीकार किया गया था, 1841 ईस्वी में कोलाबा के शासक, 1835 ईस्वी में कंपनी ने शासक को गोद लेने की स्वीकृति नहीं प्रदान की थी। आप देखिए, ये वो पीरियड था जब एक और 1843 ईस्वी में जनकोजी की मृत्यु के बाद जयाजी राव को उसका जो गोद लिया गया पुत्र था उसे वैधानिक उत्तराधिकारी मान लिया गया था। वहीं आप देखिए 1841 में, यानी सिर्फ 2 वर्ष का अंतर है, जब 43 में जयाजी राव के उत्तराधिकार को स्वीकार किया गया था तो 1841 ईस्वी में कोलाबा के शासक को और 1835 ईस्वी में झांसी के शासक को भी गोद लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए थी कंपनी के द्वारा। तो इस तरह के अंतर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि 1848 तक की जो अवधि थी उस अवधि तक कंपनी ने गोद निषेध प्रथा को स्पष्ट रूप से अपना प्रकट नहीं किया था, या उसकी जो गोद निषेध संबंधी कंडीशंस थी उनको उसने खुल करके नहीं बताया था। यही कारण है कि हमें इस तरह के अंतर देखने को मिलते हैं कि मराठा सरदार को जहां एक और गोद लेने का अधिकार दिया गया, वहीं कोलाबा और झांसी के शासकों को ये स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इस गोद निषेध प्रथा को ही आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।